अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ारा। आज का दिन जो इख्तिताम पजीर हुआ, संडे का दिन लाहौर की तारीख में, उसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को पॉजिटिव तरीके से एक फॉरवर्ड धक्का मारा है। जो इवेंट्स हुए उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे हम डॉट कनेक्टिंग करेंगे। पहले हम मोटा मोटा उन इवेंट्स को देख लें, फिर मैं कुछ आपको की ट्वीट्स भी दिखाऊंगा, फिर मैं इसका एनालिसिस करूंगा कि इसकी अहमियत क्या है। इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, अपनी रैली को दूसरी दफा भी मुलतवी कर दिया फेसिंग सेक्शन 144, जिससे उनके वकला निजात हासिल नहीं कर सके क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट खुली ही नहीं उनकी पिटिशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब मुमकिन तौर पर मंडे के दिन ये रैली हो सकेगी। इस हवाले से एक बार फिर इसका रूट खत लिख के लाहौर की पुलिस को, सेक्रेटरी इंटीरियर को दे दिया गया है और उनसे इमरान खान के लिए सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी मांग ली गई। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट करके चढ़ाया है, उन्होंने बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्वीट की है इमरान खान के हवाले से, जिसमें इमरान खान को उन्होंने एक गीदड़ और जो पुलिस के खौफ से घर से नहीं निकल सका, और अपने वालिद साहब को एक शेर, नवाज शरीफ साहब को एक शेर से उन्होंने तशबीह दी। तीसरी डेवलपमेंट ये कि मोहसिन नकवी साहब जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने एक ट्वीट में ये वजाहत की है कि हमने सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर पंजाब में कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। हमने तो महज ये दफ़ा 144 लगाई थी PSL के मैच की वजह से, और ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्वीट है। और उसके अलावा बहुत सी फुटेज है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इन डेवलपमेंट्स को समझने के लिए कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं पहले कुछ विजुअल इमेजेस आपको दिखाऊं, चूँकि मेरे पास विजुअल इमेजेस दिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं ट्वीट्स के जरिए उनको दिखाऊं। तो मैं कुछ ट्वीट्स आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं, कुछ मैं पढ़ के भी आपको सुनाता हूं। जब ये सब चीज़ें आपको दिखा सकूंगा तो फिर इसका एनालिसिस करना जो है वो निस्बतन खासा आसान हो जाएगा। सो गिव मी दी परमिशन टू शेयर दी स्क्रीन। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये कौन सी स्क्रीन है, नहीं इसको नहीं देखते, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये इसे कहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ट्वीट है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट जमान पार्क बीइंग सील्ड, पीपल ऑफ लाहौर आर ऑलरेडी आउट इन ह्यूज नंबर्स। जो आप देख सकते हैं इसी फुटेज के साथ। ये फुटेज आपको बहुत आसानी से ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मिल जाती है। हाउएवर, I cannot allow any injuries to my workers, the general public, or my police just so these fascists can register more FIRs against us and find a pretext to run away from elections. लाहौर शहर को सील कर दिया गया, जमान पार्क की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया। कैनाल रोड, मुख्तलिफ जो रास्ते आते थे, जैसे शिमला पहाड़ी है लाहौर के अंदर, जहाँ पाकिस्तान टेलीविजन जिस सड़क के ऊपर है, वहाँ से जितने भी रास्ते, और कैनाल रोड, जितने भी रास्ते आते थे जमान पार्क की तरफ, उन्हें पुलिस ने, रेंजर्स ने सील कर दिया। उसके बावजूद छोटी छोटी टोलियों में लाहौर की बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है वो जमान पार्क के गिर्द पहुंची, और वो रात भर से पहुंच रही थी। और यूं जो मोबिलाइजेशन इमरान खान सीख करते थे लाहौर के अंदर पब्लिक की, वो हुई। इस स्टेज के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जो इसके बाद दो ही फैसले हो सकते थे कि इमरान खान ये फैसला करते, लोगों को ये कहते कि चलें हम यहाँ से निकलते हैं और धर्मपुरा की तरफ से, रेलवे स्टेशन की तरफ से हम जाएंगे दाता की नगरी की तरफ। और जाहिर है कि पुलिस के साथ क्रैश होना था, जिसमें लोगों ने ज़ख्मी होना था, लाठी चार्ज होनी थी, आंसू गैस होना था, वाटर कैनन का इस्तेमाल होना था, और फिर उसके बाद नई FIR दर्ज होनी थी, नए केसेस बनने थे और एक प्रीटेक्स्ट होता। बहरहाल इसके ऊपर मैं फिर आता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं कि इमरान खान की ये पोजीशन है। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ वो ये तो कहते ही हैं कि मेरे वर्कर्स को इंजरीज ना हो, जनरल पब्लिक का मुझे ख्याल है, वहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है जानबूझ के, और ये फालतू नहीं है। आई कैन नॉट अलाउ एनी इंजरीज टू माई वर्कर्स, द जनरल पब्लिक और माई पुलिस। यानी एक तरफ तो पुलिस को दुश्मन के तौर पर दिखाया जा रहा है, और यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंतहाई स्मार्टनेस से इस पुलिस की भी ओनरशिप ले रहा है, उसके साथ भी एक इमोशनल रिएक्शन जो है, अपना इमोशनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, और फिर इस पुलिस को जो बाहर खड़ी है उसका रास्ता रोकने के लिए उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है फ्रॉम द फैशिस्ट। सो दीज फैशिस्ट, जो फैशिस्ट पुलिस को कंट्रोल करते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको माइंड में रखिए। फिर उसके बाद मैं ये क्विकली आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट जो आज़ाद रेंज ने किया है, इसमें आप डिफरेंट सिनेरियोज देख सकते हैं लाहौर शहर के, कि लाहौर शहर के अंदर क्या सूरत हाल थी। ये देखें आप, लाहौर शहर के डिफरेंट जगहों पे क्या सूरत हाल थी, जहाँ कंटेनर्स रखे गए, ये क्या सूरत हाल थी लाहौर शहर में। अच्छा, इसको देखें, इस फुटेज को, ये कितनी इंटरेस्टिंग फुटेज है। ये लाहौर शहर के अंदर एक
मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो वफाक की निशानी है, ये उसके खिलाफ पुलिस मोबिलाइजेशन की गई है, या ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे की गई है, या ये कश्मीर को आज़ाद करने के लिए मोबिलाइजेशन की जा रही है, ये क्या है, इसको देखें और इस पे हंसें। उसके बाद ये आप अहमद बिलाल साहब जो हर बहुत बड़े क्रिटिक हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान की, ये उनका ट्वीट है, दिस पिक्चर, वो ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं जहां पुलिस वाले खड़े लड़कियों का, औरतों का रास्ता रोक रहे हैं जो ज़मान पाक जाना चाहती हैं, ये पिक्चर हॉन्ट करेगी और बड़ी एम्बेरसिंग होगी गवर्नमेंट के लिए आने वाले वक्तों में। लेकिन एम्बेरसमेंट जो है वो कम अज़ कम मरीम नवाज़ जो है वो एम्बेरसमेंट से इम्यून है, उनको एम्बेरसमेंट नहीं होती। और ये उनके ट्वीट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उनको एम्बेरसमेंट क्यों नहीं होती, बिकॉज उनको बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। यहाँ उन्होंने लिखा ही है कि पुलिस के डर से तहरीकें कैंसिल करने वाले, खौफ से घर में दबक जाने वाले को लीडर को गीदड़ कहते हैं, और जो आमर मुशर्रफ की खड़ी हुई हर रुकावट को, मुशर्रफ की खड़ी हर रुकावट तोड़कर सामने से लीड करता है और अल्लाह के करम से गुजरांवाला पहुंचने से पहले अदलिया बहाल करा देता है, इस शेरदिल लीडर को नवाज शरीफ कहते हैं। अब ये जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि कुछ लोग आप में से वाकिफ़ होंगे, हो सकता है बहुत से जो यंग हैं वो वाकिफ़ ना हो इस वाक़े से, क्योंकि 2009 के मार्च का मेरा ख्याल है इवेंट है जिसमें नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं एक लॉन्ग मार्च करूंगा अदलिया की बहाली के लिए और इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट को रिस्टोर करने के लिए। झगड़ा उनका उस वक्त मुशर्रफ के साथ नहीं है। जनरल मुशर्रफ मरहूम is not the president of Pakistan or the chief executive of Pakistan in March and April of 2009. उस वक्त प्रेसिडेंट हैं जनाब मरीम नवाज के अंकल आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रजा गिलानी, जो दोनों इस वक्त मरीम नवाज और उनके वालिद साहब के एलाइज हैं। उस वक्त झगड़ा ये है कि सलमान तासीर गवर्नर पंजाब हैं और आसिफ अली जरदारी के कहने पर सलमान तासीर शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं पंजाब में और PMLN एक लिम्ब पे आ जाती है। बैकग्राउंड ये है जो अब बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। सिविल सर्वेंट्स उसके हवाले से बहुत कुछ बता चुके हैं, लोग मीडिया पे उसका जिक्र कर चुके हैं कि एक डील होती है जनरल कयानी के साथ जो आर्मी चीफ हैं और नवाज शरीफ के दरमियान, जिसके नतीजे में फौज और इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट करती है। पुलिस को कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को लाहौर से निकलने दें। ये एक डमी जाली फेक लॉन्ग मार्च थी जिसमें नवाज शरीफ पहले अपने घर में बैठे रहते हैं, फिर उनको इंडिकेशन होती है कि अब इट इज़ सेफ टू गेट आउट। पुलिस और तमाम रुकावटें उनके रास्ते से हटा दी जाती हैं। वो चंद घंटे ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करके जब वो गुजरांवाला पहुँचते हैं तो उस वक्त के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल कयानी के, जनरल जुबैर, जो बाद में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बने, SPD को भी हेड करते रहे, वो उनको कॉल करके कहते हैं कि वी ऑफर यू अ डील और कोर्ट्स रेस्टोर कर दी जाएंगी। इस वाक़े की पूरी तफसीलात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुझसे बड़ी डिटेल से ख़ुद शेयर की जब एक दफ़ा उनके साथ यूरोप में ट्रैवल करने का मौका मिला। शाम को इवनिंग पे ऊपर उन्होंने बहुत तफसील से मोमेंट ब मोमेंट, मिनट ब मिनट इसकी तमाम तफसीलात कुछ जर्नलिस्ट से शेयर की थी और वो मैंने आज तक मेरे पास नोट्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये टोटली हवा में बातें करती हैं मरीम नवाज जब बात करती हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने कुछ अपने एक फरमाइशी इंटरव्यू करवाए लिटरेचर के हवाले से, वहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री में फिक्शन उनको बहुत पसंद थी। इसके बाद में फिर मैं कोई वीडियो करूँगा। तो ये टोटली हवा में बात कर रही हैं कि जब ये जो सारी बात कर रही हैं मैंने उसकी हकीकत आपको बता दी। इसके बाद वो ट्वीट है जो मैं आप दिखा नहीं आपको सकता, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। यहाँ से वापस आ जाते हैं। जो मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट है वो मैं इस वक्त यहाँ से दिखाना ज़रा मुश्किल था, यहाँ से अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर दिस। यहाँ से ये I think this is Mohsen Naqvi Saab's tweet. There is no ban on political activities. All political parties are freely allowed to campaign. We have restricted rallies and political activities for today as we have PSL cricket match, team movements and marathon in Lahore which were all planned and announced much in advance. अच्छा, अब इसको देखने में लेट मी कम बैक एंड एनालाइज दिस। ये जो कुछ मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि PSL का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट, और बाकी लाहौर शहर के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहीं। अगर मसला सिर्फ इंटरफेरेंस का या ट्रैफिक का होता या किसी क्लैश का होता या किसी सिक्योरिटी का मसला होता तो फिर दूर दूर की वो एक्टिविटीज़ भी अलाउ नहीं होनी चाहिए थी। और इमरान खान की पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने अपना रूट रखा ही डिफरेंट। पहले उनका रूट था कि वो ज़मान पार्क से माल रोड पे आएंगे। हालांकि माल रोड भी कज़ाफ़ी स्टेडियम से, जो लोग आप में से लाहौर में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर है, और माल रोड के बाद जो अगली पैरेलल सड़क और शाहरा आती है लाहौर में वो जेल रोड है। जेल रोड से बहुत आगे जाके आपकी फ़िरोज़पुर रोड आती है और कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो जेल रोड पे भी नहीं है, वो फ़िरोज़पुर रोड पे। यूँ
उसका जो क्रो फ्लाइट है वो भी कई किलोमीटर का बन जाता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल ट्रैफिक डिस्टेंस है माल रोड से वो बहुत दूर बनता है। लेकिन इस को पेश नज़र रखते हुए कि PSL मैच है और उसको एक्सक्यूज़ बनाया जाएगा, तहरीक इंसाफ ने अपना जो रूट दिया वो ज़मान पार्क से मज़ीद लाहौर से हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ जाता है, धर्मपुरा की तरफ से होता हुआ, रेलवे स्टेशन किले के सामने से होता हुआ, फिर उसको दाता की नगरी पहुंचना था। किसी किस्म का कोई क्लैश, कोई कॉन्फ्रंटेशन, कोई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन जो है वहां पे नहीं थी। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट किया, फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है जो मुझे समझ आती है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, जिसमें 8 मार्च की कॉन्फ्रंटेशन है, जिले शाह की शहादत है, जिस तरह से उसको ब्रूटली मारा गया, उस पर होने वाला रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है, इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस की उसमें पोजीशन है, दुनिया भर से जो एक कॉन्डमनेशन हो रही है, जो एक इंटरनल सोल सर्चिंग हो रही है, फिर जो मोबिलाइजेशन संडे के दिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने दोबारा लाहौर शहर के अंदर से करा के दिखाई है, उसके नतीजे में सिस्टम ने यह फैसला किया है कि मजीद इन रैलीज़ का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये ऐन मुमकिन है कि कल ही के दिन में लाहौर हाई कोर्ट दोबारा जब इंतजामिया कहेगी कि हमने तो दफ़ा 144 उठा ली है, लाहौर हाई कोर्ट में एक बहस होगी, रैली की इजाज़त मिल जाएगी। ये ऐन मुमकिन है कि मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन ये रैली होगी और वो जो इलेक्शन की सिनारियो डेवलप करना चाहते थे इमरान खान, वो इलेक्शन का सिनारियो जो है वो हमें यहाँ पे डेवलप होता नज़र आता है। अच्छा, अब ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे गोल्स क्या थे, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के क्या गोल हैं इस कॉन्फ्रंटेशन में, और PMLN के और सिस्टम क्या गोल हैं। PMLN और उसके पीछे खड़ी सिस्टम की ताकतें ये चाहती हैं कि वायलेंस हो, कैओस हो, उनको मौका मिले इमरजेंसी लगाने का, उनको मौका मिले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस को गैर मुइना तौर पर मुलतवी करने का, उनको मौका मिले कि वो ऐसा माहौल बना सकें कि अक्टूबर 2023 के अंदर भी इलेक्शन ना हो, उनको मौका मिले कि या इमरजेंसी लगे या यहाँ पर मार्शल लगे, और ये तमाम सियासी जमातें जो एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई हैं इमरान खान के साथ, ये इस सूरत हाल से किसी रिस्पेक्टेबल ग्रेसफुल तरीके से निकल सकें और अपने पॉलिटिकल बेस को इंटैक्ट रख सकें। ये उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये हैं कि कैओस ना हो, वायलेंस ना हो, लाशें ना गिरें, ब्लडशेड ना हो, इनको मौका ना मिले कि ये इमरजेंसी लगा सकें, इनको मौका ना मिल सके कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस को मुलतवी कर सकें, इन्हें मौका ना मिल सके कि ये मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ ले जा सकें। ये दोनों बड़े कन्फ्लिक्टिंग डाइवर्जेंट किस्म के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इन दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के दरमियान, और इसीलिए इमरान खान ने दूसरी दफ़ा भी इस रैली को मुलतवी कर दिया है। और नेट इफेक्ट ये है कि जो चीज़ वो हासिल करना चाहते थे बतदरीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो वेयर एज द PMLN एंड द सिस्टम दैट सपोर्ट्स PMLN, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस इन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आर स्टिल देयर। और यानी ये ना आप कहें कि कोई करवाने पे बर्दामंद हो चुका है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है। और आज के दिन की कॉन्फ्रंटेशन से ये पॉसिबिलिटी के इलेक्शन हो जाएंगे 30 अप्रैल को, इसमें इस पॉसिबिलिटी में मज़ीद इजाफा हुआ है। यूँ ये एक तरह की सियासी फतह है जो इमरान खान ने बज़ाहिरन उस सरेंडर से हासिल की है जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिसे गीदड़ कह के अपनी तरफ से बड़ी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हैं, नॉट रियलाइजिंग द डीपर फाइनर पॉलिटिकल मोमेंटम जो यहाँ पे शेप हो रहा है। तो ये तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। अब हम आ जाते हैं इसकी, मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देता हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइजेज में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक मुल्क बड़ी जारहाना मिलिट्री एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन करता है, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान होता रहा 1980s में। फिर दूसरा मुल्क काउंटर करके, मेरे ख्याल जब इंडिया ने बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज की राजीव गांधी के ज़माने में, तो उस वक्त जनरल ज़िया ने काउंटर मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, ज़रब मोमिन मेरा ख्याल उसका नाम था, ये डिस्प्ले करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर आप इस तरह से हमला आवर हो सकते हैं, इन रूट्स के ज़रिए एग्रेशन कर सकते हैं, तो हम इतनी जल्दी जो है अपनी डिफेंसिव पोजीशन पे और काउंटर एग्रेसिव पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। एक्सरसाइज, काउंटर एक्सरसाइज, जो चीज़ संडे को हुई है, जब आप इसको देखते हैं तो एक एक्सरसाइज दूसरी जैसे काउंटर एक्सरसाइज आपको नज़र आती। एक वाक़या में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या जिसको वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, इस वाक़े का ताल्लुक हिंदुस्तान, बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख से है, जब यूपी प्रोविंसेस के अंदर चोरी चौरा का, इसको इंसिडेंट कहते हैं, चोरी चौरा।
CHAURI चौरी चौरा का ये इंसिडेंट 1922 की फरवरी का है, जब महात्मा गांधी एक तरफ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहे थे, साथ ही मुसलमान खिलाफत उस्मानिया जो है, जो रेस्टोरेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे हिंदुस्तान में, और दोनों तहरीकें साइड बाय साइड चल रही थी, दोनों इकट्ठे थे, मुसलमान हिंदू कांग्रेस मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग तो थी नहीं उस तरह से बहुत एक्टिव उसमें, खिलाफत मूवमेंट जो थी। तो चौरी चौरा का एक इंसिडेंट होता है जहां पुलिस जो है वो एक क्राउड, बहुत बड़ा बेफरावा क्राउड है, पुलिस उस पर कंट्रोल करने के लिए गोली चला देती है, क्राउड बहुत तैश में आता है, पुलिस पे हमला कर देता है डंडे सोटे पत्थरों के जरिए। पुलिस वाले पनाह लेने के लिए एक पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं और अपने आप को सील कर लेते हैं, क्राउड पेट्रोल तेल उठाता है, पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है, 22 पुलिसमैन जल के वहां पे हलाक हो जाते हैं। जब इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग होती है तो महात्मा गांधी वो जो मूवमेंट है उसे कॉल ऑफ कर देते हैं, खिलाफत मूवमेंट बहुत नाराज होती है, वो समझते हैं गांधी जी ने हिंदू एजेंडे पे काम किया, गांधी जो है उन्होंने बिट्रे कर दिया और खिलाफत मूवमेंट उनके खिलाफ हो जाती है, और यूं बड़ी डिसरप्शन और एक बैड ब्लड पैदा होता है। लेकिन उसका जो फाइनल एनालिसिस है कि महात्मा गांधी को, गांधी जी को अच्छी तरह से ये पता था कि ब्रिटिश इंपीरियल पावर को अगर आप रिस्पॉन्ड करने का मौका देंगे इस वाक़े के बाद, अगर मजीद वायलेंस होगी, बिकॉज ये वाक़या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एक तरह से ब्लैक स्वान इवेंट था, कोई सोचता ही नहीं था कि 22 पुलिस वाले इस तरह से जल के मार दिए जाएंगे एक निहत्ते क्राउड के हाथ, जिसके पास कुछ भी नहीं था, पुलिस के पास बंदूकें थी, वो फायर कर सकते थे। यही होता है जब अवाम बिखर जाते हैं किसी सिचुएशन में। तो गांधी जी को पता था कि इसके जवाब में ब्रिटिश इंपीरियल जो ढांचा है उसको शदीद वायलेंस करने और उनकी मूवमेंट लोगों के ऊपर क्रैक डाउन करने, मार्शल लॉ लगाने, जैसे कि इससे पहले वो कर चुके हुए थे 1919 के अंदर, मेरा ख्याल है जो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है उससे पहले हो चुका हुआ था। तो उनको अंदाजा था कि ब्रिटिश सरकार, ये ब्रिटिश किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उन्होंने उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। ये नॉन वायलेंट की एसेंशियल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल और मूवमेंट की एसेंशियल स्पिरिट है, जिसके ज़रिए महात्मा गांधी ने 20-25 बरस में ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर को बिदस्तो पाक कर दिया। उन्होंने कभी ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर को ये मौका नहीं दिया कि वो अपनी पूरी मिलिट्री पावर के जरिए क्रैक डाउन कर सकते हिंदुस्तान के निहत्ते लोगों के ऊपर, लेकिन ऐसा उन्होंने एक माहौल और एक ऐसी पॉलिटिक्स उन्होंने जनरेट की जिसमें ब्रिटिश इंपीरियल पावर हर आने वाले दिन के साथ वीक से वीक होती चली गई। ये इसके डायनामिक्स बड़े वेल स्टडीड हैं, ये कोई मेरा अपना तुक्का या एनालिसिस नहीं है। इसी चीज़ को अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट मूवमेंट है 1950s और 60s की, मार्टिन लूथर की, उसने इसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया, और उसमें महात्मा गांधी की थिंकिंग का शुक्रिया जो है वो अदा किया जाता है। बिकॉज इसी तरह से जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट था या जो वाइट एस्टैब्लिशमेंट थी अमेरिका की, वो बड़ी ताकतवर थी, आज भी बड़ी ताकतवर है, और जो ब्लैक सिविल राइट एक्टिविस्ट मूवमेंट थी वो बड़े कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने फोर्स ऑफ मॉरल अथॉरिटी अपने साथ रखी, और उस मॉरल अथॉरिटी के साथ उन्होंने कभी भी वाइट एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने का मौका जो है वो नहीं दिया। ये एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल के, जो आज आपने लाहौर के अंदर डिस्प्ले होते देखें, जिसके नतीजे में जो इस्तेमार की ताकत है इस वक्त पाकिस्तानी ढांचे की, उसको एक रिवर्सल मिला है, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल की है, जिसको आप देखेंगे कि अगले 48 घंटे में वो आपको कैश करते नजर आएंगे। और जो लगता था कि पंजाब के अंदर 30 अप्रैल के इलेक्शंस की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, एक बार फिर उस पॉसिबिलिटी के अंदर आपको जान पड़ते नज़र आती है। कल का जो आने वाला दिन है, ये बिल्कुल एक डाइग्रेशन के तौर पे बता रहा हूँ, 13 तारीख को मेरा ख्याल है तोशा खाने के केस में एक बार फिर हेयरिंग थी इमरान खान की, जिसमें इन ऑल प्रोबेबिलिटी इमरान खान एफएट कचहरी में नहीं जाएंगे। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे में तोशा खाने से जो गिफ्ट्स लिए गए हैं, जो तमाम लोगों ने लिए हैं 2003 से मेरा ख्याल अब तक 2022 तक, उसकी एक लिस्ट अदालत के हुक्म से हुकूमत पाकिस्तान या ब्यूरोक्रेसी ने इशू कर दी है, जो इस वक्त मीडिया के हाथ में आ चुकी है। ये वही है जिसके ऊपर आमिर मतीन साहब ने उसमें से टुकड़े निकाल के अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बताए हैं कि कैसे तोहफे लेने वालों में वो मरीम नवाज साहबा भी शामिल है, जिनका मैंने आपको ट्वीट दिखाया, जिनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन गिफ्ट लेने में वो भी लाइन में खड़ी थी। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि तोशा खाने की
ये जो तोशाखाने की लिस्ट इशू हुई है वो मैंने देखी है, ये तकरीबन 414 पेजेस के ऊपर एक डाटा है, एक्सेल की शीट की तरह का टेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि एक तो मैंने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि इसको जगह जगह वेबसाइट्स पे डाल दिया जाए ताकि सब लोग इसको, हम में से हर बंदा पाकिस्तान का शहरी जो है वो इसको एक्सेस कर सके और देख सके। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक लिंक क्रिएट करके गूगल का मैं इसको यूट्यूब की अगली एक वीडियो करूंगा इस हवाले से, और उसको मैं लिंक को यहाँ डाल दूंगा ताकि आप में से हर शख्स जो अंग्रेजी जुबान पढ़ सकता है या देख सकता है वो इस लिस्ट में आपको देख ले कि सिर्फ 2003 से 2022 के ये जो 20-21 बरस हैं इसमें किस किस शरीफ इंसान ने किस किस किस्म के तोहफे जो हैं वो तोशाखाने से लिए हैं और क्या मालियत उन्होंने उसकी ऑफर की, और कितने तो फ्री में ही ले लिए हैं। जो लाखों के चंद हजारों के थे वो तो फ्री में ले लिए हैं, और वो तोहफे जिनकी करोड़ों की मालियत थी उनको चंद चंद टके देके चंद हजार रुपए देके उनको ले लिया गया। बट दैट वाज अ डाइग्रेशन। नाउ कमिंग बैक टू दिस, जो चीज़ हमने कल देखी है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हमने पूरा तमाशा हम लाहौर के अंदर देख रहे हैं, जो मैंने अपने पिछले कई ट्वीट्स किए, मेरा पिछला वीलॉग भी इसी हवाले से था और उसमें आप सब लोगों ने बड़ा कोऑपरेट भी किया। मैं बाज़ लोगों का इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका मैंने बाकायदा नाम लिख के रखा है, डॉक्टर मोहम्मद अलमास, जिन्होंने उस पर एडिशनल रिसर्च करके कॉमेंट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन डिस्कशन थी क्या? डिस्कशन इस हवाले से थी कि पाकिस्तान के अंदर की जो सेक्शन 144 है, जो अंग्रेज़ का इंपीरियलिस्ट इरा का बनाया हुआ एक ड्रैकोनियन कानून है जिसके ज़रिए पब्लिक प्रोटेस्ट को रोका जाता है, जो अंग्रेज़ ने एक टूल बनाया हुआ था और अपनी ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस के हाथ में दिया हुआ था, जिसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। बिकॉज जो डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ इस किस्म का कोई भी टूल रेडिली लीगल स्टिक और टूल अवेलेबल ही नहीं है। अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर के पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगी है और आप उस पब्लिक प्रोटेस्ट को बैन करने के लिए घंटा पहले 2 घंटा पहले दफ़ा 144 लगा दें। इनफैक्ट अंग्रेज़ का DC भी उसको 1 घंटे के नोटिस पर शायद लगाता नहीं था। उसकी भी सेंस ये थी कि पहले से दफ़ा 144 लगी हुई होती थी। अमूमन जब ख़तरा ये होता था कि कोई सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, शहर में बदअमनी का खतरा है, कोई शिया सुन्नी का मसला है, कोई हिंदू मुस्लिम का मसला है, कोई और इस किस्म का इशू है, तो वहाँ दफ़ा 144 का इस्तेमाल किया जाता था। यानी अंग्रेज़ का डिप्टी कमिश्नर भी दफ़ा 144 का इस तरह से गैर कानूनी, बिला दरेग, बग़ैर कॉमन सेंस के, बग़ैर लॉजिक के, बग़ैर मंतिक के इस्तेमाल नहीं करता था, जिस तरह से ये रफ़िया हैदर साहिबा जो हैं इन बेचारी को इस्तेमाल करके ये किया जा रहा है। क्रिश्चियन लिटरेचर के अंदर एक टर्म है क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट, यानी एक क्राइस्ट की तरह के लोग जो दर हकीकत एंटी क्राइस्ट हैं। पाकिस्तान का जो अलमिया है वो ये है कि कानून को गैर लाकानूनियत के लिए, लॉ को इलीगैलिटी की स्टेज सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दिस इज नॉट ओनली टू दिस सेक्शन 144, ये थ्रू आउट ही ऐसे किया जाता है। लेकिन यहाँ इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में ये जो दफ़ा 144 का गुज़श्ता 1 हफ्ते से आप इस्तेमाल देख रहे हैं, 8 मार्च को जो यूज़ किया गया, जब कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया तो इन्होंने उसको 9 मार्च को उठा दिया। इन्होंने कहा हमने तो 1 दिन के लिए लगाई थी, हालांकि लगाई 7 दिन के लिए थी। अब दोबारा इन्होंने मोहसिन नकवी ने उसको लगा के, जिसका तमाम तर हल्का, और आप देखें कि पूरे लाहौर शहर में दफ़ा 144 नहीं लगी भी, सिर्फ जमान पार्क के गिर्द दफ़ा 144 लगाई है। ये दफ़ा 144 महज एक बहाना था, ये ऑप्टिक्स थे, ये मतलब ये तो एक मिलिट्री ऑपरेशन था इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कंटेन करने के लिए, ताकि वो रैली ना कर सकें। ये दर हकीकत दफ़ा 144 थी भी नहीं। जो पुलिस ऑफिसर्स और DMG ऑफिसर्स दफ़ा 144 के डायनामिक से वाकिफ़ हैं पाकिस्तान की 50 बरस की तारीख में, वो दे विल स्टैंड बाय मी सेइंग दिस थिंग कि ये दफ़ा 144 नहीं थी। यहाँ दफ़ा 144 को महज एक एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ किया गया। दफ़ा 144 एक वाइड स्प्रेड ब्लैंकेट होता है। जब खतरा होता है कि कहीं से भी कोई आ सकता है तो पुलिस को ये पावर दी जाती है कि 5 या 5 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं होने देंगे, ताकि क्राउड ना इकट्ठा हो, बलवा ना हो, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी फड्डा जो है वो डेवलप ना कर जाए। तो ये चीज़ दफ़ा 144 नहीं थी, जहाँ एक ऑर्गेनाइज डिक्लेयर्ड पब्लिक रैली बाय मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसका इलेक्शन स्केड्यूल शुरू हो गया है, उसका रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल की गई। बट बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एक कानून एग्जिस्ट करता है दफ़ा 144 का, जिसको यूज़ किया गया है लाकानूनियत के, जिसको यूज़ किया गया है गैर कानूनी इंटेंशन से, जिसको यूज़ किया गया है बुरी नीयत से, जिसको यूज़ किया गया है मेलाफाइड इंटेंशन से। सो दैट ये जो इम्पोज करना है दफ़ा 144 जो डिप्टी कमिश्नर के जरिए करवाया गया, मैं इसको चाहता हूं कि समझें कि दिस वाज एन अनलॉफुल इलीगल ऑर्डर। ये जिस किसी की भी थिंकिंग, आइदर इट वाज सेक्रेटरी इंटीरियर और इट वाज चीफ मिनिस्टर केयर टेकर जो हैं मोहसिन नकवी साहब, ये डिप्टी कमिश्नर और पुलिस जिसने इसको इम्पोज किया, ये सब दे वर ऑल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, क्योंकि यूज कर रहे हैं लॉ के स्टिक को। और ये अलमिया है ऑफ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान। और हमारी जो पिछली डिबेट थी उसमें दूसरी चीज़ ये आई थी कि किस तरह से मिलिट्री जो एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी बड़ी
क्लैरिटी आ चुकी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पहले भी थी वैसे क्लैरिटी, मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बुनियादी तौर पे लीगल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लीगलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जो स्ट्रेंथ है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की वो उसकी चेन ऑफ कमांड में, लॉ की ओबीडियंस के अंदर वो उसकी स्ट्रेंथ पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में उसी बुनियादी कॉन्सेप्ट को इज बीइंग टर्न अराउंड इट्स हेड टू क्रिएट इलीगैलिटी। और उसमें जब मैंने उसका जिक्र किया है कि जो इसकी डेफिनेशन है आफ्टर द न्यूरमबर्ग ट्रायल एंड द टोक्यो ट्रायल, वो ये है कि जो ऑर्डर्स आपको एक मिलिट्री ऑपरेशन की अचीवमेंट और सक्सेस के लिए दिए जाते हैं चेन ऑफ कमांड की तरफ से, वो खालिस्तान लॉफुल या लीगल ऑर्डर्स हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे ऑर्डर दिए जाएं जो किसी की पर्सनल हिकमत, मंशा, इंटरेस्ट की वजह से दिए जा रहे हैं, तो वो किसी तरह भी लॉफुल ऑर्डर नहीं है। ये चीज़ बड़ी डॉक्यूमेंटेड है। थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे गूगल के ऊपर, याहू के ऊपर, आपको बेतहाशा कोर्ट केसेस, एविडेंसेस वेस्टर्न वर्ल्ड के मिल जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन उठता रहा है और खास करके ये मिलिट्री के डिसिप्लिन के हवाले से उठता है। बिकॉज वहां कॉमन सेंस ये है कि चूंकि एक सोल्जर जो है, ऑफिसर है, उसको चेन ऑफ कमांड का ऑर्डर तो मानना ही है, क्योंकि वहां पर एग्जांपल दी जाती है जब उसको ये कहा जाता है फायर एंड मूव, उसको आगे से फायर भी आ रहा होता है, उसको पता नहीं है कि फायर वो क्यों कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता सोल्जर को कि आगे से फायर आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि मूव करो, आगे से निकल के आगे मूव करो। तो एक इंतहाई रिस्क सिचुएशन के अंदर भी वो सोल्जर मूव करता है ब्लाइंडली, तो फिर वो कैसे कह सकता है कि ऑर्डर सही है या नहीं। इसलिए ये चीज़ बार बार अदालतों के सामने, लीगल प्लेटफॉर्म्स और जुरिस्डिक्शन और फिलोसोफर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उठी है और इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है कि लॉफुल ऑर्डर क्या है और अनलॉफुल ऑर्डर क्या है। इसीलिए आई एम ग्रेटफुल टू सो मेनी ऑफ यू जिन्होंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, खास करके डॉक्टर मोहम्मद अलमास जिन्होंने 2 सेपरेट कमेंट्स करके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन कोर्ट्स के जो जजमेंट्स और डिसीजंस हैं अलॉन्ग विद द फाइनल जो उसका ऑबिट डिक्टम है कि क्या चीज़ लॉफुल है, क्या चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन भी की है वो उन्होंने की है और बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें कुछ लोगों ने, मैं इसको अब टर्मिनेट करता हूं कि बात खत्म करता हूं, एक मूवी का भी जिक्र किसी ने किया। उन्होंने कहा अ फ्यू गुड मैन जो है, जो 1992 की मूवी है टॉम क्रूज की और जैक निकलसन की और डेमी मूर की, उसका किसी ने जिक्र किया कि वहाँ पर ये इशू उठता है, फिर बिल्कुल सही उठता है। वो बहुत देखने वाली मूवी है। 2 मूवीज़ मैं आपको और रेकमेंड करता हूँ, फिर बात को ख़त्म करता हूँ। एक मूवी है क्रिम्सन टाइड, 1995 की मूवी है, डेंजल वॉशिंगटन एंड जीन हैकमैन की मूवी है, जिसमें एक अमेरिकन सबमरीन जो न्यूक्लियर आर्म्ड होती है, उसमें दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो समंदर के नीचे चली जाती है। रशियन शिप जो है उसके ऊपर से डेप्थ चार्जेस फेंक रहा होता है। बहुत देखने वाली मूवी है। सबमरीन को पहले ऑर्डर मिलता है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और रशिया एक फॉर्मर रशियन फेडरेशन स्टेट और अमेरिका के दरमियान में वॉर का स्पेक्ट्रम है। सेकंड ऑर्डर जब आपको मिलेगा तो आपने अपने फिक्स्ड टारगेट जो हैं उनके ऊपर आपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं आपने यूज़ करने हैं। तो ये सबमरीन इतनी देर में सबमरीन के ऊपर हमला हो जाता है, उसके ऊपर डेप्थ चार्जेस पड़ने लग जाते हैं और सबमरीन जो नीचे से नीचे चली जाती है बॉटम की तरफ अपने आप को बचाने के लिए और इनकम्युनिकेबल हो जाती है। उसके बाद उसको कोई सेकंड कम्युनिकेशन नहीं मिलती। जो उसका कमांडर है जीन हैकमैन, वो ये फैसला करता है कि अब हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया की तरफ या फेंक देने चाहिए, टारगेट कर देने चाहिए। जो उसका सेकंड इन कमांड है डेंजल वॉशिंगटन, वो उसको लॉ कोड बताता है कि कोड और लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जब तक हमें सेकंड कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी हम ये डिसीजन नहीं कर सकते। वहाँ पर एक डिबेट होती है, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस द लॉ, और फिर म्यूटनी हो जाती है जिसमें डेंजल वॉशिंगटन जीन हैकमैन के खिलाफ एक म्यूटनी करता है, जीन हैकमैन को कैद में डाल देता है। एक बहुत इंटेंस किस्म का ड्रामा है और इसकी सारी जो स्ट्रेंथ है वो कोई वेपन्स के यूज़ में नहीं है बल्कि उस लीगल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन में है जो आप देखते हैं। इन द एंड डेंजल वॉशिंगटन इज प्रूव्ड राइट, जीन हैकमैन इज अरेस्टेड फॉर वायोलेटिंग द लॉ, क्योंकि रशिया और अमेरिका के दरमियान में पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाती है और जंग का स्पेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तीसरी जो मूवी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वो है दी सीज। ये 1998 की मूवी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी है ब्रूस विलिस और इसमें भी उसके साथ डेंजल वॉशिंगटन ही है। डेंजल वॉशिंगटन इज़ एन FBI असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ब्रूस विलिस इज़ अ मेजर जनरल। न्यूयॉर्क के अंदर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, शक मुसलमानों के ऊपर है या मिडिल ईस्टर्न कनेक्शन है, मार्शल लॉ लगाना पड़ जाता है। फिक्शन है, मार्शल लॉ कभी लगा नहीं वैसे इस तरह से, तो मार्शल लॉ लगाना पड़ जाता है। और उसके दरमियान में जो मेजर जनरल ब्रूस विलिस है विच इज़ द एक्टर, वो कुछ अरब ओरिजिन मुस्लिम अमेरिकन को मार डालता है, कत्ल कर देता है पॉइंट ब्लैंक के ऊपर। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ FIA जब डेंजल वॉशिंगटन को पता चलता है, वो अपनी पूरी एविडेंस के साथ जनरल को कहता है कि जनरल यू आर अंडर अरेस्ट। जनरल शुरू में रेजिस्ट करता है और उसके बाद वो सरेंडर कर देता है। ये भी इट्स ऑल अबाउट फिलोसफी एंड लॉ डिस्कशन। मैंने ये मूवी देखी अपने कज़न के साथ जो आर्मी ऑफिसर थे मेजर लेवल के, एक ज़माने में बहुत पहले, आज से पता नहीं 20 साल पहले।
تو جب یہ سین آیا اریسٹ ہونے والا جنرل کا، اور جب اس کو ایف بی آئی کا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ جنرل یو انڈر اریسٹ، سرنڈر یور سیلف، تو اس کے سولجرز کھڑے ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنی گنز اٹھا لیتے ہیں. پھر تو یہ جو میرا جو کزن ہے اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سازش ہے. اور پھر اس کو یہ بھی شک ہو گیا کہ شاید یہ مووی میں ہم دیکھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ یا تو امریکیوں نے یہ سازش کر کے پاکستان کی فوج کے خلاف بنائی ہے، یا میں نے یہ مووی اس طرح سے سلیکٹ کر لی ہے کہ میرا کوئی انٹینشن سازش کرنے کا تھا. سو یہ وہ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے، رول آف لا کی. جیسا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے، کوئی 2 گھنٹے پہلے، عمران خان صاحب نے خاور گھومن اور غلام حسین صاحب کے انٹرویو میں پارٹیسپیٹ کیا ARY نیوز کے اندر، جہاں پر یہی سوال اٹھا کہ آپ افواج پاکستان کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، اینڈ ہی کنٹینیوسلی ریفرڈ ٹو اٹ کہ ہمارا افواج پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کسی کا بھی افواج پاکستان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. یہاں جھگڑا اصول کا ہے، رول آف لا کا ہے، ڈیموکریسی کا ہے، اور وہ جو طاقتور انٹرسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو ہائی جیک کر لیا ہے، جھگڑا ان کے ساتھ ہے. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو جب ان لافل اور لافل آرڈر کی بات کرتے ہیں، ناؤ اٹ شوڈ بیکم obvious کہ جتنے بھی آرڈرز کی اوبیڈینس جنرل باجوہ کی گئی ہے جب وہ ایک حکومت کو گرا رہے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ لافل نہیں تھا، لیگل نہیں تھا. اور جو جتنے بھی آفیسرز نے وہ آرڈر اوبے کیے ہیں، چین آف کمانڈ سمجھ کے سیکٹر کمانڈرز کو، جن کے اوپر بار بار جن کا نام لے کے لوگ الزام لگاتے ہیں، ان بیچاروں کو جنرل باجوہ نے اپنی ذاتی ایمبیشن کے اندر اور ذاتی مقاصد پہ یوز کیا ہے. جنرل باجوہ آرمی آفیسرز کو، پاکستان آرمی کے آفیسرز کو اپنے ذاتی مقاصد اور ایمبیشن کے لیے اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے تھے. اف آئی ہیو کنویڈ سم آف دی میننگز، اس سے کوئی فائدہ آپ کو ہوا ہے تو آئی ایم ویری گلیڈ. پھر ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں. تھینک یو سو مچ.